Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss selecting a marketing strategy and positioning. So इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग को डिस्कस कर लिया था कि हम मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करते हैं और हम टारगेटिंग किसको कहते हैं। तो अब टारगेटिंग में ही हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे चूज़ करनी होती है, मार्केट को कैसे सेगमेंट करना होता है और उसके बाद कैसे हम उसको टारगेट कर सकते हैं। और सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग में हमने सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग को डिस्कस कर लिया था और अब हम पोजिशनिंग को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हमें प्रोडक्ट को कैसे पोजिशन करना होता है मार्केट के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे सिलेक्टिंग अ मार्केट स्ट्रैटेजी के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो हमें चूज़ करनी चाहिए मार्केट सिचुएशन को देखकर, कंपनी के टाइप को देखकर, और ऐसे बहुत सारे बेसिस हैं जिनको हमें देखना होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को चूज़ करने के लिए। तो अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि अगर फैक्टर्स हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कंपनी रिसोर्सेज के बेसिस पर हमें चूज़ करना है कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो होगी, तो अब कंडीशन हो सकती है कि आपके पास हो सकता है कंपनी के रिसोर्सेज जो हैं वो या तो सफिशिएंट हो सकते हैं या तो स्कार्स हो सकते हैं, लिमिटेड हो सकते हैं। तो अब अगर ऐसा होता है कि कंपनी के रिसोर्सेज जो हैं वो सफिशिएंट हैं आपके पास, तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी को चूज़ करेंगे, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको चूज़ करेंगे, तो वो है अनडिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। तो अब यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग को हम मास मार्केटिंग भी कहते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर, कि हम यहाँ पे अगर ब्रॉडली जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं और मार्केट को टारगेट करते हैं उसके बाद, तो हम उसको कहते हैं अगर मास मार्केटिंग होगा या फिर उसको हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केट भी कह सकते हैं, जिसमें हम वन साइज फिट्स ऑल की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं और उसमें हम पूरी ही पॉपुलेशन को एज अ सिंगल मार्केट जो है वो देखते हैं और फिर एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र करते हैं पूरी एक मार्केट के लिए। तो इसीलिए अगर ऐसा है कि आपके पास कंपनी के रिसोर्सेज जो हैं वो सफिशिएंट हैं, तो उस केस में आप अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं कि आप जो है मास मार्केटिंग कर सकते हैं। उस केस में प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और डिफरेंशिएटेड भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशिएटेड का मतलब हमने देखा था कि वहाँ पे सेगमेंटेड, मतलब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो वो सोप्स की उनकी डिफरेंट वो है, कॉस्मेटिक्स की उनकी डिफरेंट मार्केट सेगमेंटेशन है, जिसमें वो डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स को जो है उनके लिए प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही उस केस में वहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड मार्केट को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं उनकी, कॉस्मेटिक्स हो गया, उसमें सोप्स हो गया, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास। तो अब इसीलिए वहाँ पे वो डिफरेंशिएटेड मार्केट यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट हैं कि वो जो है अपने रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस को मार्केट को प्रोवाइड करने के लिए। तो इसीलिए अब अगर यहाँ पे ऐसा होगा, कंपनी के रिसोर्सेज अगर सफिशिएंट होंगे, वहाँ पे कोई स्कार्स रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है कंपनी के, कंपनी जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कर सकती है, इतना टर्नओवर है उस कंपनी का, तो इस केस में फिर वो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केट भी हो सकती है, मार्केट को एज अ होल भी ट्रीट कर सकती है, मास मार्केटिंग भी कर सकती है और सेगमेंटेशन भी कर सकती है मार्केट का डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। अब अगर ऐसा होता है यहाँ पर कि कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास, तो वो क्या कर सकती है, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकती है। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट को हमने डिस्कस किया था कि इसको हम नीश मार्केटिंग भी बोलते हैं, कि हमने मार्केट का जो सेगमेंट है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही हम टारगेट कर रहे हैं, तो वो नीश मार्केटिंग होता है कि हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही टारगेट करेंगे, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को ही हमें टारगेट करना है जिनकी होमोजीनियस नीड्स होंगी, मतलब उनकी सिमिलर नीड्स होंगी, इसीलिए हमने उनको एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ग्रुप किया है। तो इसीलिए हम उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग जो है वो बोलते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हम कब अडॉप्ट करते हैं, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कंपनी के पास जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही टारगेट कर पाएगी
और यूजुअली जो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग है ये हमने देखा था कि ऐसा लग्जूरियस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके केस में होता है, जैसे एक्सपेंसिव वॉचेस हो गई, एक्सक्लूसिव कोई कार हो गई, तो उस केस में ऐसा होता है, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं रोल्स रॉयस हो गया एग्जाम्पल के लिए, रोलेक्स हो गया, या फिर फोर्ड हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं लग्जूरियस प्रोडक्ट्स के, जिसमें कि यहाँ पे कंपनी जो है उनके पास कार रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड ही ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करती है, नीश को ही टारगेट करती है। लेकिन अब इसको हमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। अब ऐसा क्यों होता है कि अगर कंपनी के पास यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट को अडॉप्ट करेगी या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेगी। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है उस प्रोडक्ट से वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जनरेट कर लेती है। क्योंकि अगर यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है वो अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी अगर सेल होता है तो उसका जो प्राइस होता है वही हाई होता है, तो इसीलिए कंपनी का जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट भी यहाँ पे उससे भी यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेती हैं कंपनीज। इसीलिए अगर कंपनीज के पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होंगे, स्कार्स होंगे, तो वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट जो है वो यूज़ कर सकती है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हम ऑल द एग्स इन वन बास्केट स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, कि यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने सारे ही रिसोर्सेज जो हैं वो एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए डिप्लॉय कर देती है। उसके सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो उसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या उसी एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करने के लिए वो डिप्लॉय कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम ऑल द एग्स इन वन बास्केट स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। कंपनी जो है वो अपने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करने के लिए डिप्लॉय कर देती है। तो अब ये तो हुआ फैक्टर्स में कंपनी के रिसोर्सेज के हिसाब से कि अगर वो सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं या स्कार्स रिसोर्सेज हैं तो हम कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट होमोजेनिटी है तो उस केस में क्या होगा, कंडीशन क्या होगी इसके केस में, फॉर सेरेल्स या फिर फ्रूट्स एक्सेट्रा, उसके केस में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, अनडिफरेंशिएटेड। मतलब ये भी हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने शुगर का एग्जाम्पल देखा था, जिसमें हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केट को यूज़ करते हैं या मास मार्केटिंग को यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते हैं कि बस हमें प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करना है। इन केसेस में यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं वो ब्रांड्स पर जो है इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये असेंशियल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। जैसे हमने शुगर का एग्जांपल लिया था कि जो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर होगा वो यूजुअली ऐसे डिमांड नहीं करते कि उनको एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही जो शुगर है वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, या वो डिमांड करेगी कंपनी से ऐसी पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ शुगर, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मार्केट को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, जिस केस में आपको सिर्फ प्रोडक्शन ओरिएंटेड रहना है, कस्टमर्स की कोई स्पेसिफिक डिमांड्स नहीं होती इसके केस में। वहाँ पे वो कंपनी जो होगी वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ शुगर को ही यहाँ पे परचेज कर लेगी। तो इसीलिए अगर यहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट है तो उसके केस में आप यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। ये हमने देखा इन केस ऑफ एडिबल्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्स, गारमेंट्स या ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनके केस में क्या होगा, डिफरेंशिएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड। अब यहाँ पे अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है और उसके केस में कार्स या गारमेंट्स हैं जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके केस में आप यहाँ पे डिफरेंशिएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएटेड कैसे, कि यहाँ पे आपने डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं, अगर आप कार जो है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं आपकी कंपनी लेट से, तो आप कार्स के कितने टाइप हो सकते हैं, स्पोर्ट्स कार्स हो सकती हैं, लग्जरी कार्स हो सकती हैं, और स्टेटस सिंबल के लिए कार्स हो सकती हैं, जो कि लग्जरी कार्स ही का ही एग्जाम्पल है कि यहाँ पे स्टेटस सिंबल के लिए भी लोग जो है वो कार्स को परचेज करेंगे कंज्यूमर्स। तो अब अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि आप कार्स मैन्युफैक्चर करती है आपकी कंपनी, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स कार सिर्फ मैन्युफैक्चर करती हो, तो इसी को हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेटेड या डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड को एक साथ इसीलिए लिखा है क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है उसी की जो पहली स्टेज होती है, उससे पहले की स्टेज को हम यहाँ पे डिफरेंशिएटेड या फिर सेगमेंटेड मार्केट बोलते हैं। उसके बाद ही हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड या नीश मार्केटिंग की तरफ मूव करते हैं।
तो अब अगर ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो कार प्रोड्यूस करती है तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स कार प्रोड्यूस करेगी या सिर्फ लग्जरी कार्स ही प्रोड्यूस करेगी, जैसे रोल्स रॉयस हो गया, तो उसके केस में वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट या फिर नीश मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऐसा किस केस में होगा, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट के केस में। अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट की एज। अब हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट की एज क्या है, कि मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो न्यू है, अभी मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, या फिर वो ओल्ड प्रोडक्ट ही है, पहले से ही वो प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर। तो अब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की एज अगर न्यू है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो नया है अभी मार्केट में, तो उसके केस में कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, अनडिफरेंशिएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड। आप या तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की कंपनी के कैसे रिसोर्सेज हैं या कौन सा वो प्रोडक्ट टाइप है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में भी डिश वॉशर्स के लिए जो मार्केट है वो भी न्यू है, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो डिश वॉशर्स हैं उनके लिए अभी जो प्रोडक्ट एज है वो न्यू है इंडिया के अंदर। तो अब यहाँ पे वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं, कि वो जो पर्टिकुलर फैमिलीज़ होंगी जो कि प्रॉस्पेरस हैं, मतलब उनकी जो इनकम है वो हायर होगी एज़ कम्पेयर टू द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पीपल। तो इसीलिए यहाँ पे जो अब मान लेते हैं प्रोडक्ट की एज है इन केस ऑफ डिश वॉशर्स तो वो न्यू है, जैसे बॉश के जो डिश वॉशर्स हैं वो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, नीश मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट होगा वो अभी फेमिलियर हो जाए इंडिया में। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि ये जो डिश वॉशर की मार्केट है जो अभी न्यू है वो यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड भी बन जाएंगी आगे जाकर, जब जो यूज़ होगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा डिश वॉशर्स के लिए। तो अब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की एज ओल्ड होगी, मतलब अगर वो पुराना कोई प्रोडक्ट होगा, तो उस केस में यहाँ पे डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर सकते हैं, कि यहाँ पे हमें मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करना है और उस एक पर्टिकुलर सेगमेंट की ही जो नीड्स एंड वांट्स होगी उसको हमें फुलफ़िल करना है। फिर जो दूसरा सेगमेंट हमने डिवाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट को चेंज करना है या उसमें कोई चेंजेस लाने हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखा प्रोडक्ट की एज के हिसाब से अगर न्यू एज होगी तो अनडिफरेंशिएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हम तब यूज़ करेंगे जब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो हमें ज़्यादा नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे हमें उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने के लिए हम जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हैं उसको अचीव कर पाएंगे, पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, उसको रिड्यूस कर पाएंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन करके। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो डिश वॉशर्स की जो मार्केट है वो अभी अनडिफरेंशिएटेड हो जाए, क्योंकि अभी मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो न्यू है। अब अगर कोई और प्रोडक्ट टाइप होगा तो उस केस में हो सकता है यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो वर्क कर जाए। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे ओल्ड अगर प्रोडक्ट है कोई तो उस केस में हम यहाँ पे डिफरेंशिएटेड मार्केट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ओल्ड प्रोडक्ट है तो उसके कंपटीशन भी होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेटर क्वालिटी के भी मार्केट में प्रेजेंट हो। तो इसीलिए हमें यहाँ पे डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करना होता है जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो ओल्ड हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ मार्केट। अब यहाँ पे होमोजेनिटी है मार्केट के केस में, मतलब सिमिलर नीड्स हैं मार्केट के अंदर, तो उस केस में यहाँ पे सिमिलर नीड्स होंगी, मतलब कि होमोजेनिटी ऑफ मार्केट के बेसिस पे हम यहाँ पे देख रहे हैं पहले सिमिलर नीड्स, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंडीशन क्या है, फैक्टर है यहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ मार्केट, और अब कंडीशन क्या होगी, सिमिलर नीड्स। अब अगर एक मार्केट के अंदर सिमिलर नीड्स एंड वांट्स है कस्टमर्स की, तो उसके केस में हमें पता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हम अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि हम मास मार्केट को चूज़ करेंगे, मार्केट को एज अ होल देखेंगे, वन साइज फिट्स ऑल देखेंगे अगर सिमिलर ही नीड्स एंड वांट्स हैं तो।
क्योंकि जब सिमिलर नीड्स एंड वांट्स होंगी डिफरेंट कंज्यूमर्स की, तो हमें प्रोडक्ट में कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं डिफरेंट कस्टमर्स के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेंगे, जिसको हम मास मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। और इस केस में जहाँ पे सिमिलर नीड्स होंगी, होमोजीनियस नीड्स होंगी, तो उस केस में हम यहाँ पे मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ताकि हम जो डिमांड होगी उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उसको केटर कर पाएँ अपने सप्लाई को इंक्रीज़ करके। तो अब यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि डाइवर्स नीड्स एंड वांट्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनकी डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स हैं, डिमांड्स हैं, जो नीड्स हैं वो डिफ़र करती हैं कस्टमर टू कस्टमर, तो उसके केस में यहाँ पे डाइवर्स हो गया। होमोजेनिटी ऑफ मार्केट के अंदर अगर डाइवर्स नीड्स हैं, कंडीशन ये है यहाँ पर कि डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स है कस्टमर्स की, तो यहाँ पे हमें पता है हम डिफरेंशिएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग को यूज़ करेंगे। मतलब हम मार्केट को सेगमेंट करेंगे उनकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से, और या फिर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। ये किस केस में हो सकता है? टेलर मेड प्रोडक्ट्स में। जैसे हमने डिस्कस किया था कि गारमेंट्स के केस में अगर आप टेलर के पास अगर जाते हैं तो वो आपके साइज़ के जो गारमेंट्स होंगे उनको स्टिच करेंगे, ना कि किसी एक स्टैंडर्ड साइज़ के गारमेंट्स को। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया मार्केट को, और रादर कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग हुई, यहाँ पर नीश मार्केटिंग हुई। अब ये किस केस में होगा? डाइवर्स मार्केट के केस में, जहाँ पे नीड्स एंड वांट्स जो हैं वो सिमिलर नहीं है, कस्टमर टू कस्टमर जो नीड्स हैं वो डिफ़र करती हैं। तो अब लास्ट फैक्टर है यहाँ पर कंपटीशन। अब कंपटीशन में कंडीशन है सिवियर, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अगर मार्केट के अंदर, तो उस केस में हमें डिफरेंशिएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग को यूज़ करेंगे तो उसके केस में हमें लॉस हो सकता है कि हम प्रोडक्शन अपना हाई कर दें, और क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन जो है वो कट थ्रोट है, तो उस केस में यहाँ पे फिर हम मार्केट में स्टे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना होता है, मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करना होता है। हो सकता है हम ऐसे सेगमेंट को टारगेट करें जहाँ पे कंपटीशन कम होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि हम कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग को यूज़ करें जहाँ पे हम अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज, अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके बेसिस पर हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा पाएँ कस्टमर्स को। तो यही स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं जब यहाँ पे कंपटीशन जो है वो सिवियर होगा मार्केट के अंदर। तो आई होप यहाँ पे सिलेक्टिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो आपको समझ में आया होगा कि किन कंडीशंस के अंदर हम कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर मार्केट कंडीशन को। तो अब यहाँ पे हम सेगमेंटेशन और टारगेटिंग को डिस्कस कर चुके हैं अंडर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग चैप्टर। सो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे पोजीशनिंग को, कि हम प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करेंगे इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो अभी तक हमने देखा कि हम पहले मार्केट को सेगमेंट कर रहे थे, डिफरेंट सेगमेंट्स को हम बाद में टारगेट कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है, जिस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या उसको टारगेट कर रहे हैं, उस एक पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर्स के लिए हम कैसे वहाँ पर प्रोडक्ट को पोजीशन करेंगे। तो अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है। अ स्ट्रैटेजी डिज़ाइन टू अचीव अ डिज़ायर्ड इमेज इन द माइंड्स ऑफ बायर्स। अब हमें यहाँ पर ये देखना है, ये की टर्म है यहाँ पर, इन द माइंड्स ऑफ बायर्स व्हेन कंपेयर टू द कंपैटिटर्स। तो अब यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है पोजीशनिंग जो कि डिज़ाइन की जाती है अचीव करने के लिए एक डिज़ायर्ड इमेज, जो हम चाहते हैं कि हमें बायर्स के दिमाग में हमें कुछ ऐसी इमेज बनानी है प्रोडक्ट की, कि हमें एक डिज़ायर्ड इमेज जो है वो बनानी है इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स व्हेन कंपेयर टू द कंपैटिटर्स। जब हमें कंपैटिटर से कंपेयर किया जाए तो हम जो कंज्यूमर्स हैं उनके माइंड में ऐसी इमेज बना पाएँ जो कि हमारे लिए डिज़ायर्ड होगी, मतलब कंपनी के लिए डिज़ायर्ड है। तो अब यहाँ पे पोजीशनिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और उससे आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे कि हम पोजीशनिंग किसको कहते हैं। तो अभी तक यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो परफेक्ट पोजीशनिंग है वो यहाँ पर कोलगेट और मैगी ने करी है। अब ये कैसे? तो जब मॉर्निंग में जब हम यहाँ पे ब्रश करने के लिए बोलते हैं तो हम यहाँ पे ब्रशिंग को रिप्लेस कर देते हैं कोलगेट से। मतलब आपने ये सेंटेंस जो है वो सुना होगा कि कोलगेट कर लो। अब चाहे वो ब्रांड जो है, मतलब जो पेस्ट है वो चाहे कोई और भी हो, डाबर रेड हो या कोई भी हो,
तब भी हम यहाँ पे कोलगेट ही बोलते हैं उसको कि यहाँ पे आप यहाँ पे कोलगेट कर लो। तो इसीलिए यहाँ पे कोलगेट ने मुझे लगता है कि यहाँ पे परफेक्ट पोजीशनिंग करी है इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, कि यहाँ पे कंज्यूमर्स जो हैं वो पेस्ट को रिप्लेस कर देते हैं कोलगेट से, कि कोलगेट कर लो ना कि पेस्ट कर लो। तो अब यहाँ पे मैगी का कैसे एग्जाम्पल, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब यिप्पी आई थी मार्केट में तो उसको एज लाल मैगी बोला था लोगों ने। मतलब यिप्पी को भी हमने कैसे डिफाइन किया, मैगी से। मतलब नूडल्स को ही आप रिप्लेस कर रहे हैं मैगी से। किसी को अब अगर नूडल्स खाने होंगे तो वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि उनको नूडल्स खाने का मन है, वो सीधा मैगी खाने का मन बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैगी ने ऐसे पोजीशन किया है, ऐसे परफेक्टली पोजीशन किया है कि यहाँ पे अगर कोई और ब्रांड भी अगर मार्केट में आ रहा है तो उसको भी मैगी के नाम से ही लोग जो है वो बुला रहे हैं। उस यिप्पी को भी यहाँ पे लाल मैगी के नाम से लोगों ने बुलाया। तो इसीलिए यहाँ पे कोलगेट ने और मैगी ने ऐसे पोजीशन किया है कंज्यूमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट को, जैसे वो चाहते थे कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करते हैं उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसके नाम से ना बुलाकर उसके ब्रांड नेम से लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पेस्ट कर लो, लोगों ने बोला कि कोलगेट कर लो। और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमें नूडल्स खाने का मन है, लोगों ने बोला मैगी खाने का मन है। तो इसीलिए आई थिंक यहाँ पे आप इन दोनों एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि हम पोजीशनिंग किसको कहते हैं और पोजीशनिंग जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है मार्केटर्स के लिए या फिर किसी भी कंपनी के लिए। तो यही हमने यहाँ पर देखा कि ये एक स्ट्रैटेजी है डिज़ाइन टू अचीव अ डिजायर्ड इमेज इन द माइंड्स ऑफ बायर्स व्हेन कंपेयर टू द कंपेटिटर्स। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। आइडेंटिफाइंग कंपेटिटिव एडवांटेज। तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप होगा पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी के अंदर कि पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होंगी मार्केट के अंदर, जो अवेलेबल एडवांटेजेस जो हैं वो क्या हो सकती हैं। तो ये आप कब कर पाएंगे, जब आप यहाँ पे एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे, तभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मार्केट में एक्चुअली जो है वो क्या कंडीशंस हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन इज प्रेजेंट इन द मार्केट, ये आप समझ पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि कंपटीशन की सिवियरिटी को आप यहाँ पे समझ पाएंगे जब आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे। तभी आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक्चुअली कि कौन सी कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, और कैसे अपने प्रोडक्ट को आप पोजिशन कर पाएंगे। तो मैगी से पहले हार्डली ही कि कोई नूडल ब्रांड जो है वो प्रेजेंट था। तो इसीलिए यहाँ पे मैगी ने ये आइडेंटिफाई किया वहाँ पर कि क्या कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो मैगी यहाँ पे अडॉप्ट कर सकती है और वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स तक पहुँच सकती है। तो अब यहाँ पे ये कब हो सकता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके, एनवायरमेंट को स्टडी करके, तभी यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएंगी कंपेटिटिव एडवांटेज को, कि फ्यूचर में भी कोई जो कंपटीशन, अगर पोटेंशियल कंपटीशन अराइज होगा तो कैसे केटर करेगी फिर कंपनी उसको। तो उसके लिए भी यहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो आइडेंटिफाई करनी होती है कंपनी को, कि वो ईजीली जो है वो कॉपी ना हो पाए। नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे चूजिंग द राइट कंपेटिटिव एडवांटेज। अब जब यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली होगी कंपेटिटिव एडवांटेजेस को कि कौन कौन से कंपेटिटिव एडवांटेज जो हैं मार्केट से कंपनी जो है वो ले सकती है, तो इसके बाद यहाँ पे चूज़ करना होता है एक राइट कंपेटिटिव एडवांटेज को, जिसमें यहाँ पे प्रीएम्प्टिव होनी चाहिए वो एडवांटेज, कि वहाँ पर कोई भी अगर पोटेंशियल कॉम्पिटिशन अगर फ्यूचर में मार्केट में अराइज होता है तो वो जो कॉम्पिटिशन होगा, वो जो कंपेटिटर्स होंगे वो यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट को जो है वो इजीली कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि वही कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो हमें चूज़ करना चाहिए जो प्रीएम्प्टिव हो, जिसको फ्यूचर में जो कंपैरेटर्स हैं वो कॉपी ना कर पाएँ इजीली। नेक्स्ट है अफोर्डेबल। अब वो जो एडवांटेज हम चूज़ करेंगे वो यहाँ पे अफोर्डेबल होनी चाहिए, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं वो उसको अफोर्ड कर पाएँ, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर्स जो हैं वो उसको अफोर्ड ही ना कर पाएँ और वो जो इस कंपनी की सेल है वो ड्रॉप हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पे जो कंपेटिटिव एडवांटेज होगी वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। अगर लेट्स से मार्केट में कोई ऐसा कंपटीशन ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसके प्रोडक्ट जो हैं वो अभी अफोर्डेबल नहीं है कंज्यूमर्स के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब हम ऐसा एज अ कंपनी जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और हम वही कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो चूज़ करेंगे जो कि अफोर्डेबल होगी कंज्यूमर्स के लिए।
प्रॉफिटेबल, अब प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ कंपनी होनी चाहिए कि वहाँ पे जो वो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो यहाँ पे प्रॉफिटेबल है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंपनी को उस कंपेटिटिव एडवांटेज को अडॉप्ट करके, मतलब उसको अगर कंपनी अडॉप्ट करती है उसकी कॉस्ट भी कंपनी को देखनी चाहिए कि वो यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा फ्यूचर में या नहीं। तो ऐसे ही सारे फैक्टर्स को यहाँ पे ध्यान में रखना होता है एक पर्टिकुलर कंपेटिटिव एडवांटेज को चूज़ करते टाइम मार्केटर्स को। तो नेक्स्ट है यहाँ पर सिलेक्टिंग ओवरऑल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। तो अब यहाँ पे ओवरऑल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे ब्रांड्स वैल्यू प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स, मतलब हमें कस्टमर्स को कन्वे करना होता है कि उनको एक फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स जो है वो मिल जाएगा अगर वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बाय करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर मैगी के केस में देखा कि यहाँ पे मैगी ने बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए जिससे यहाँ पर उन्होंने फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किया, कन्वे किया कस्टमर्स तक। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि चेंज ऑफ पैकेजिंग हो सकता है उस केस में, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है जैसे जिससे कंज्यूमर्स को ये पता चल पाए कि वो वही एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है उसको क्यों चूज़ करें। तो कस्टमर्स को वहाँ पे ये सारे ही जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे मिल जाने चाहिए कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वही क्यों बाय करे वो पर्टिकुलर कंज्यूमर। तो इसीलिए यहाँ पे हमें दिखाना होता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो कन्वे करता है फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स को एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए। जैसे अब यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्ट को ऐसे पोजीशन कर सकती हैं मार्केट में जिससे कस्टमर्स को लगे कि वो एक होलसम प्रोडक्ट है, उससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो एक कंज्यूमर को मिल सकता है। अब यहाँ पे फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स का मतलब है कि वहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी हो उस प्रोडक्ट की, जो मेंटेनेंस है, वारंटी है, वो सब वहाँ फ्री मेंटेनेंस हो सकता है, उस केस में वारंटीज़ हो सकता है। तो वहाँ पे प्रोडक्ट को एक होलसम प्रोडक्ट की तरह प्रेजेंट करना कस्टमर्स को, उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं कि ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी जो है या फिर ब्रांड्स वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो हम इसी को कहते हैं कि जो कंज्यूमर है उसको वो जो प्रोडक्ट होगा वो एक होलसम प्रोडक्ट लगे और उससे यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो कस्टमर्स को ऐसा लगना चाहिए कि उनको उस प्रोडक्ट से जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं। तभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करे एक ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी को। तो आई होप आप यहाँ पे पोजीशनिंग को समझ गए होंगे। और इस केस में यहाँ पे रीपोजिशनिंग भी आता है कि अब हमने पहले जो प्रोडक्ट है उसको पोजीशन किया। ऐसा हो सकता है कि मार्केट में हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो पोजीशन है उसको कोई हार्म हुआ हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उस प्रोडक्ट को, उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रीपोजिशन कर सकते हैं उस एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके। जैसे आपने डोमिनोज़ के केस में देखा होगा कि उनका क्रस्ट जो है वो पहले बहुत हार्ड होता था, थिक होता था, उसके बाद जब उनको फीडबैक दिया गया तो उन्होंने एड्स में भी ऐसा दिखाया कि वहाँ पे उनका जो क्रस्ट है वो अब थिन हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो ये डोमिनोज़ ने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी रीपोजिशनिंग की, कि जो पहले पोजीशन हुआ था उनका पिज़्ज़ा कि उसका थिक क्रस्ट है, हार्ड क्रस्ट है, तो जब उसके बाद उनको फीडबैक दिया गया उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स किए, उसका थिन क्रस्ट किया, सॉफ्ट किया उसको। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट को रीपोजिशन किया कि अब यहाँ पे डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा है वो यहाँ पे थिन क्रस्ट वाला है, सॉफ्ट क्रस्ट का है। तो इसी को हम रीपोजिशनिंग कहते हैं। जैसे टाटा नैनो का एग्जाम्पल हो गया इस केस में कि यहाँ पे टाटा नैनो जो है वो एज चीपेस्ट कार जो है वो मार्केट में एंटर हुई थी, लेकिन जब यहाँ पे इसी एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए कि वो चीपेस्ट कार है इसीलिए लोगों ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया जब टाटा नैनो को। तो इसके बाद यहाँ पे नैनो के अंदर उसके फीचर्स में जो है वो इम्प्रूवमेंट किए गए, उसके बाद उसे रीपोजिशन किया गया मार्केट के अंदर एज अ स्मार्ट सिटी कार्स और एज जेन एक्स नैनो। तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जब पोजीशनिंग हो जाती है और ऐसा कुछ होता है कि वहाँ पे वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है मार्केट के अंदर से वो प्रोडक्ट, तो फिर उस केस में आता है रीपोजिशनिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट कि हम उस प्रोडक्ट को रीपोजिशन कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि अब वो प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है पुराने प्रोडक्ट का, जो भी उसमें कमियां थी वो उनको अब ओवरकम कर दिया गया है। जैसे मैगी ने भी बीच में बहुत बैकलैश देखा था कि वहाँ पे उसमें जिंक का जो कंटेंट है वो ज़्यादा था मैगी के अंदर। उसके बाद मैगी ने अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन किया, उसमें ये दिखाकर कि उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अब इंडियन स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हैं,
या फिर पैकेजिंग को चेंज करके, तो इसी को हम यहाँ पे रीपोजिशनिंग बोल देते हैं। इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पहले मार्केट में पोजीशन हुए थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कुछ लिमिटेशन थी उन प्रोडक्ट्स की, इसीलिए उनको मार्केट ने नेग्लेक्ट कर दिया था। उसके बाद कंपनी ने उसको रीपोजिशन किया और एक नई इमेज जो है, नई पोजिशनिंग जो है, वो बायर्स के माइंड में क्रिएट करी। तो आई होप आप यहाँ पे पोजिशनिंग को भी समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रोडक्ट डिसीजंस को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।